वो दिन था 9 अगस्त। एक महिला डॉक्टर अपने पेशेंट्स को 36 घंटे की ड्यूटी देकर उन्हें बचाकर लास्ट में थक हार कर सेमिनार हॉल में कुछ देर के लिए आराम करने घुसती है और सुबह उसी सेमिनार हॉल से उसकी लाश इतनी जख्मी मिलती है जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट जाएं। उसके माता पिता को कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। माता पिता आते हैं और उन्हें 3 घंटे तक उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता है। अरे बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में। और जब आखिरकार उन्हें अपनी बेटी से मिलाया जाता है तो उनकी बेटी इस हालत में थी कि कम से कम कोई भी माता पिता इस दिन के लिए तो इंतजार नहीं करते हैं कि किसी दिन हम हमारी बेटी को इस हालत में देखेंगे। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। मैं ये बात नहीं करने आया हूँ कि उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, सारी चीज़ें हम जानते हैं। पिछले 6-7 दिन से पूरा देश परेशान है। मैं जो आज बात करना चाहता हूँ वो हम सब के लिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि ये हम नहीं सुनेंगे तो आए दिन कोई ना कोई दरिंदा फिर खड़ा होगा और हमारी बहन बेटी को नोच कर पटक देगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आज हमें कितना सतर्क होने की ज़रूरत है, आज हमारे ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहली कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, फिर आगे के 2 पार्ट्स में मैं बात करूंगा कि इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को पता चले कि वो कितने बड़े खतरे में हैं और उससे कैसे टला जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये चीज़ें होती क्यों हैं। आप यदि इस महिला डॉक्टर के केस को भी देखेंगे ना तो इसके अंदर भी ये चीज़ है, वो है कि हमारे देश में पावर के सामने किसी को कुछ नहीं समझा जाता है। जब इस महिला डॉक्टर के माता पिता को फ़ोन किया गया था तो ये नहीं बताया गया था कि आपकी बेटी का मर्डर हुआ है या आपकी बेटी इस हालत में है। उन्हें ये बताया गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। और यदि आप उसकी फ़ोटो को देखेंगे या आप उसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कोई भी सुसाइड में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। क्या किसी के नाखून के ऊपर, किसी के चेहरे के ऊपर, किसी के लेग के ऊपर इतनी सारी चोटें आती हैं जब वो सुसाइड करता है? बिल्कुल नहीं आती हैं। ये डेफिनेटली एक मर्डर है। आप यदि इस लेडी का केस देखें तो इसके अंदर सबसे पहले किसे बचाने की कोशिश की गई? उस पूरे मैनेजमेंट को, उस प्रिंसिपल को जिसके पास पावर थी। क्या लगता है आपको किसने कहलवाया गया होगा कि उसके माता पिता को फ़ोन कीजिए और कहिए कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है? सबसे पहली तो बात उस प्रिंसिपल ने कहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, वो उन्हें दबा सकता है, उन्हें कह सकता है कि आप ऐसा फ़ोन करेंगे। यानी सबसे पहली बात हमें ये समझ में आती है कि पावर जो है ना वो हर किसी को दबाने की कोशिश करती है, चाहे उसके साथ कितना ही गलत क्यों ना हुआ हो। पावर किसी को मिलती है कि वो किसी की रक्षा करे। हमारे देश में कोई नेता बनता है, कोई पुलिस में जाता है, कोई फौजी बनता है, कोई अलग अलग फील्ड्स में हम जाते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि बाकी देशों में पावर यदि किसी को मिलती है ना तो उस पावर का वो सही इस्तेमाल करता है अपने देश को सही बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। करप्शन होता होगा वहाँ भी, लेकिन हमारे देश में जो लेवल है करप्शन का वो अल्टीमेट है साहब। मतलब पावर यदि किसी के पास आ गई तो वो किसी को कुछ नहीं समझेगा। हमारे देश में कितने ही ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कितने ही क्रिमिनल चार्जेस हैं, कितने ही रेप केसेस चल रहे हैं, कितनी गुंडागर्दी के केसेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पावर में है। और यदि वो पावर में है तो वो दबा सकते हैं
किसी की आवाज़ को चुप करवा सकते हैं, और ऐसा ही आज हो रहा है। आपको क्या लगता है कि किसी एक व्यक्ति का ही काम है? हो ही नहीं सकता। जब आप उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी बॉडी में से 150 ग्राम्स ऑफ सीमन निकला है। कौन ऐसा इंसान है जिसके पास 150 ग्राम्स ऑफ सीमन होता है एक बार इजैकुलेशन पे? बिल्कुल भी नहीं। ये कम से कम 5-6 लोगों का काम है। और कौन है वो लोग जिन्हें बचाया जा रहा है? किसी को नहीं पता है। और इसीलिए पावर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में जब भी कोई गलत काम होता है तो उसे दबाने की कोशिश करती है। कितने ही ऐसे केसेस हैं, कितने ही ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं जहां पर महिला कमज़ोर है, पति ताकतवर है, इसीलिए वो महिला कभी जाकर थाने में रिपोर्ट नहीं करती। 90 केसेस पर डे हमारे देश में रेप के सामने आते हैं। ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। कितने ही ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट होते ही नहीं कभी भी। आपको पता है 82% ऑफ वुमेन इन इंडिया जो मैरिड हैं उन्हें कभी ना कभी मैरिटल रेप का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कभी भी रिपोर्ट नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो कमजोर हैं, उनके पास पावर नहीं है। कुछ दिनों पहले आपने केस देखा था जहाँ पे किसी रईसजादे ने किसी की गाड़ी को ठोक दिया था और उसे सिर्फ और सिर्फ एक निबंध, एक सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखवा कर छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो एक रईसजादे का बेटा था, उसके पास पावर थी, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में एक सबसे बेकार चीज़ है, वो ये है कि जिसके पास पावर है ना उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। जिसके पास भी पावर है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये जो प्रॉब्लम है इसके 2 सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। सबसे पहला टेम्परेरी सॉल्यूशन और एक परमानेंट सॉल्यूशन। टेम्परेरी सॉल्यूशन वो है जो अभी हमें इमीडिएटली लागू कर देना चाहिए, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और उतने टाइम तक हम रुक बिल्कुल नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि हम तब तक रुकेंगे तब तक पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या है? टेम्परेरी सॉल्यूशन है डायरेक्ट और डायरेक्ट डेथ पेनल्टी, डायरेक्ट उन्हें मृत्यु दंड। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं किसी आक्रोश में आकर, किसी गुस्से में आकर नहीं कह रहा हूँ। बहरहाल गुस्सा है, लेकिन मैं ये जो आपको बात बोल रहा हूँ ये बड़ी सोची समझी बात है। मैं इसे ऐसे नहीं बोल दे रहा हूँ। बात समझिए, हमारे देश में ना हम रूल्स और रेगुलेशंस को बड़ा लाइटली लेते हैं। यदि किसी के पास हेलमेट नहीं है और वो रोड पे चल रहा है तो उसे यदि उसका दोस्त कहता है कि भाई तेरा हेलमेट कहाँ है, तो वो डायरेक्टली कहेगा कोई नहीं देखता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिग्नल जंप कर देते हैं। दोस्त कहता है कि भाई तूने सिग्नल जंप कर दिया, तो वो कहता है कि क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बात सिर्फ इन सिग्नल्स तक, इन हेलमेट्स तक ही लागू नहीं है दोस्त। ये बात कहीं ना कहीं उन रेपिस्ट के दिमाग में भी रहती है कि कोई नहीं देखता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा डिलेड है। यदि 80 से 90 केसेस हमारे देश में रोज़ आ रहे हैं तो कितनों को सज़ा मिलती है, कितनों को यहाँ पे जेल में डाला जा रहा है, कितनों का तो कभी जुर्म ही साबित नहीं होता है। हमारे देश का जो जस्टिस सिस्टम पता है कैसे काम करता है? हमारे यहाँ ऐसे नहीं काम किया जाता कि किसी के ऊपर आरोप लगा और यदि उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है, चाहे वो कितना ही ज़्यादा स्पष्ट हो किसी ने किया है, तो ऐसा नहीं कि उसे तुरंत सज़ा दे देंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक ये साबित नहीं हो जाएगा प्रूफ्स के आधार के ऊपर कि इसी ने गलत काम किया है, इसी ने गुनाह किया है, तब तक उसे बेगुनाह माना जाता है। यानी इसे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बेगुनाह है। आपको प्रूव करना है कि इसी ने ये गुनाह किया है। अब चाहे वो कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, चाहे उसका कितना ही बड़ा पीछे का रिकॉर्ड क्यों ना हो कि इतने इसने मर्डर्स किए हैं, इसने ये किया है, कुछ भी हो, जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि इसने ये किया है, तब तक वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यदि आपने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है तो आप उसको साबित कीजिए। वो तो बिल्कुल सही है, उसने कुछ नहीं किया है। और जिस दिन ये साबित हो जाता है कि इसने किया है, फिर उसके बाद भी कितनों को सज़ा हो पाती है, कितनों को सज़ा मिल पाती है। यदि सज़ा मिलती भी है तो वो किसी कोने में दब कर रह जाते हैं, किसी के सामने नहीं आता कि इसको ये सज़ा मिल गई। और जब किसी के साथ गलत होता है तो इतने ही अखबार उस चीज़ को उछाल देते हैं। और यदि किसी के साथ बुरा हुआ है और अखबार उछालते हैं तो उसको भी उछालना चाहिए कि इसको ये सज़ा मिली है,
तभी तो लोगों में सीरियसनेस आएगी। अब आप कहेंगे कि भाई जिसको गलत काम करने हैं वो गलत काम करेगा ही। आप कितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बना दीजिए, किसी को भी कितने भी स्ट्रिक्ट सजा दे दीजिए, जो रेपिस्ट माइंडसेट का है वो करेगा ही। तो दोस्त मैं आपको फिर से हेलमेट वाला एग्जांपल देता हूँ। हम में से कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास घर पे हेलमेट है, लेकिन बहुत बार वो हेलमेट नहीं पहन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर ही नहीं है पुलिस ऑफिसर्स का, और यदि हमें पता है कि यदि मिल भी जाएगा तो पटा लेंगे। और यही उनके साथ भी है। रेपिस्ट जो माइंडसेट वाले लोग हैं, यदि मान लीजिए आज देश में 10 रेप हो रहे हैं, यदि आप इतने स्ट्रिक्ट कानून करते हैं, इतने स्ट्रिक्ट कानून करते हैं कि सब डरे, तो मैं नहीं कहता कि 10 से हटके बिल्कुल 0 हो जाएंगे, 2-3 फिर भी रहेंगे, लेकिन वो 2-3 हो जाएंगे। इस टाइम पे 7-8 लोग ऐसे रेप करते हैं जो कभी रेप नहीं करते। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम कमज़ोर है। उन्हें बार बार मौका मिलता है और उस मौके से वो चूकते नहीं और वो काम कर देते हैं। रेप बेसिकली है क्या? तो वो है कि सेक्स विदाउट द कंसर्न ऑफ द लेडी, यानी एक महिला के बिना कंसर्न के उसके साथ शारीरिक संभोग करना ये रेप है। ये जो कंसर्न है ये दबाव में नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन। और ये कंसर्न वाली चीज तो हमारे कल्चर में है ही नहीं, हमें कोई सिखाता ही नहीं है, ना हमारा कल्चर सिखाता है, ना ये हम जितने भी मूवीज वगैरह देखते हैं ना ये सिखाते हैं, कोई भी हमें ये नहीं सिखाता है। और जब तक उनका कंसर्न नहीं मांगा जाएगा तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। जितने भी लोग हैं जो वुमेन को ऑब्जेक्ट समझते हैं वो ये करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो लगता है कि ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर यदि मैंने कंट्रोल कर लिया तो आई एम ए मेल, मैं परफेक्ट मेल हूँ क्योंकि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसे। और यही तो मर्दानी का असली मकसद है। और ऐसा सिर्फ एक आदमी नहीं मानता है, बहुत लोग ऐसा मानते हैं। तो इसीलिए जब तक लेडी से उनका कंसर्न नहीं मांगा जाएगा तब तक ये नहीं रुकेंगे। और कंसर्न तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसे इक्वल नहीं समझा जाएगा, क्योंकि आप कंसर्न उसी व्यक्ति से मांगते हैं जिसे आप इक्वल समझते हैं। यदि मैं आपसे कोई कंसर्न मांगता हूँ किसी चीज़ के बारे में, मान लीजिए मुझे आपका ये पेन चाहिए, तो यदि मैं समझता हूँ कि आप इसकी बराबर हकदार हैं तभी मैं आपसे पूछूंगा, वरना ये पेन मेरा होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। यदि मुझे पता है कि आप इसके बराबर हकदार हैं तो आपसे पूछूंगा कि भाई मुझे आपका पेन चाहिए, क्या मिल सकता है? क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि आप भी इसके हकदार हैं। इसीलिए जब तक वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, उन्हें इक्वालिटी नहीं मिलेगी, तब तक हम कंसर्न नहीं मांगेंगे। और इक्वालिटी जैसी चीज़ तो हमारे समाज में हमें सिखाई नहीं जाती है। चाहे हमारे कल्चर के बारे में बात करिए, चाहे हमारी मूवीज़ के बारे में बात करिए, हम उनमें ज़्यादातर हमें क्या बताया जाता है कि महिला तो आपके लिए बनी है, महिला को तो पति की ऐसी सेवा करनी चाहिए, वैसी सेवा करनी चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें फला चीज़ें हमारे कल्चर द्वारा बता दी जाती हैं। फिर आता है बॉलीवुड, जिसका इम्पैक्ट हमारे समाज में इतना भरपूर है जिसकी कोई हद नहीं है। फिर वो हमें ऐसे ऐसे गाने दिखाता है कि वुमेन तो ये है, इसको ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। और फिर इन गानों से हम हमारी वुमेन कैसी होनी चाहिए उसको डिफाइन करते हैं। और जब हमारी डेफिनेशन हमारे ऐसे बेकार कल्चर से और बेकार बॉलीवुड से आएगी तो हम कैसे वुमेन को इक्वल समझ सकते हैं? समझ ही नहीं सकते। और जब तक हम इक्वल नहीं समझेंगे तब तक ये 82% लेडीज़ के साथ ऐसा होना लाजमी है, इसमें कोई दो राह नहीं, ये होता ही रहेगा। अब आते हैं परमानेंट सॉल्यूशंस पर कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। देखिए, ये ऐसी चीज़ है जो कोई भी नहीं चाहता कि हमारे देश में हो। कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि उसकी बहन के साथ, उसकी बेटी के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी पत्नी के साथ ऐसा हो। कोई नहीं चाहता है, लेकिन होता है। क्यों? क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं। हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी इग्नोरेंस ने हमें इनके ऊपर कदम उठाने से रोक रखा है। हम इग्नोरेंट हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए हमें ज़रूरी पता होना चाहिए कि इसके परमानेंट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि हम वुमेन को ऑब्जेक्ट समझते हैं, हम वुमेन को समझते हैं कि ये तो हमारे कुछ भोगने की चीज़ है, इसे हम भोग लें तो अच्छा रहेगा। ये जो चीज़ है ना, ये भावना, हमें इसमें टाइम लगेगा। ये कोई छोटे टाइम की बात नहीं, कम से कम 10 साल लग सकते हैं इस प्रोसेस में, 20 साल लग सकते हैं कि हमें जो इंडिया का मैन है उसके दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि वुमेन एक ऑब्जेक्ट है। और इसके लिए
हर किसी को हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी। बॉलीवुड को इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। एक इंसान को जो एक कथावाचक है, जो लोगों को कल्चर समझाता है, कल्चर पढ़ाता है, उससे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सभी लोगों को, जितने भी टीचर्स हैं उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। A to Z जितने भी लोग हैं भारत में, अपने अपने प्रोफेशंस में हर किसी को एक छोटी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हमें इस मानसिकता को निकाल के फेंकना है कि लेडी आपकी ऑब्जेक्ट है, लेडी आपके भोगने के लिए चीज़ है। और जब तक ये ऐसे एड्स आना बंद नहीं होंगे, ऐसे गाने चलने बंद नहीं होंगे, जब तक ऐसे मूवीज़ बननी बंद नहीं होंगी, जब तक ऐसी बातें होना बंद नहीं होगा कि लेडी को तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेडी को तो ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए। क्या कभी आपने किसी इंसान को सुना है ये कहते हुए कि मर्द को ये पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? मर्द भी तो छोटे कपड़े पहनते होंगे। हाँ, मान लीजिए वो ज़्यादातर छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं, मान लिया, लेकिन आप जिसको ज़्यादा सप्रेस करेंगे वो उतना ही ज़्यादा बाहर निखर कर आएगा। तो वुमेन को आप जितना सप्रेस करेंगे कि तुम्हें ये पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए, वो उतना ही वल्गैरिटी से कपड़े पहन के आएंगे, उतना ही वो अपने शरीर को दिखाने की कोशिश करेंगे। और जितना आप उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे, उतना एकदम रिलैक्स होकर रहेंगे। आपको उनके बारे में कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे पहनने दीजिए, उनको जैसा ठीक लगे वैसा ठीक है, क्योंकि उन्हें भी उतना ही अधिकार है समाज में रहने का जितना आपको है। उन्हें भी उतने ही हक हैं, उनके पास भी उतना ही दायित्व है। तो उन्हें आप मत समझाइए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम कीजिए और उन्हें कृपया करके जीने दीजिए। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देश में जो कुछ हो रहा है वो सच में बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ा देने वाला है, बहुत दर्द होता है जब ऐसी चीज़ होती है। तो बस बात इतनी सी है कि जब तक भारत में पावर का गलत इस्तेमाल होता रहेगा तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। जब तक हमारे कानून स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, जब तक किन्हीं 5-6 लोगों को भयंकर सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे लोग भी रेप करेंगे जो कभी करने नहीं वाले थे। लेकिन चूंकि कानून बड़े ढीले हैं तो वो सोचते हैं कि हम भी हाथ साफ कर ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, किसको पता चलता है। इसीलिए कानूनों को स्ट्रिक्ट होना होगा। और फिर तीसरी चीज़ आती है कि हमें ये मानसिकता हटानी होगी कि वुमेन आपकी ऑब्जेक्ट है, आपके भोगने के लिए है। वुमेन भी एक इंडिविजुअल है जैसे आप हैं। वुमेन को भी उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए। हमने पढ़ तो लिया कि नारी देवी होती, लेकिन सिर्फ हमने ये पढ़ा ही है, इसे गहन कभी नहीं किया है। और मैं कहता हूँ आपको ये बिल्कुल नहीं मानने की ज़रूरत है कि नारी देवी होती है। प्लीज़ सर, ये हमने नाटक बहुत देख लिए कि नारी देवी होती है। देवी बोल के उनके साथ आप क्या क्या करते हैं हमने बहुत देखा है। आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ लेडी रहने दीजिए, कम से कम आप उनके साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे। इसीलिए मेरा कहना सिर्फ ये है कि इन 3-4 चीज़ों के ऊपर हमें आज के समय में एज ए इंडिविजुअल नागरिक ध्यान देना होगा कि हम कम से कम ऐसी चीज़ें तो ना कंज्यूम करें जिनके अंदर वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो। हम मान लीजिए पावर में जाकर तो नहीं चीज़ें सुधार सकते, लेकिन हम कम से कम ऐसी चीज़ें तो कम कंज्यूम कर सकते हैं जहाँ पे वुमेन को ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है। यदि हम ऐसी चीज़ें कम कर देंगे तो ये बनेगी कम, और ये बनेगी कम तो लोगों के दिमाग से मानसिकता निकालना बहुत आसान होगा। हम फिलहाल तो जो कोलकाता में इतना गलत हुआ है उसके लिए होप कर सकते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जस्टिस मिले। जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं भगवान से अरदास करता हूँ, भगवान से ये गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उन्हें जस्टिस मिले, और जितना जल्दी हो सके जितने गलत लोग हैं उनको सज़ा मिले, ताकि आगे आने वाले समय में कोई कुछ भी गलत ना कर सके। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं।